मानव अधिकारों की परिभाषा को हम सीधे तरीके से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानव अधिकारों में जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, मानवीय गरिमा का अधिकार है, जिनको भारत का संविधान सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान इन अधिकारों की गारंटी लेता है। ये चारों जो अधिकार जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में भी उल्लेखित हैं और इनके उल्लंघन के होने की स्थिति में न्यायालय से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार मानव अधिकारों की जो परिभाषा है ये अपने आप में बड़ी व्यापक परिभाषा है और इंक्लूसिव परिभाषा है। किसी भी तरीके का यदि मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकारों की इन श्रेणी के से वो अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं, कवर हो जाते हैं इनके अंदर। मानव अधिकारों के बारे में हमने ये पाया है कि देश में भिन्न भिन्न समय में सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और दूसरे अधिकारों को किस तरह से उन्होंने चिन्हित किया है और अपने लैंडमार्क जजमेंट्स में किस तरह से उन्होंने इनके बारे में अपनी व्याख्याएं की हैं। चाहे वो विदेश जाने का अधिकार हो, आपने सुना होगा कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसके अंदर भारत के संविधान का जो 14वां अनुच्छेद है, 19वां अनुच्छेद है, 21वां अनुच्छेद है, इनकी बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की गई है। और मेनका गांधी के केस को यदि आप मानव अधिकारों की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक केस है। दूसरा जो है, आजकल आप देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, तो राइट टू प्राइवेसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मानव अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न जजमेंट्स के द्वारा ये जो गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार जो है, व्यक्तिगत गोपनीयता का जो अधिकार है, इसको विभिन्न जजमेंट से, विभिन्न निर्णयों से इसको प्रतिपादित किया है। हिरासत में हम देखते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक एकांतवास में जो है कई कैदियों को रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो जस्टिस कृष्णा अय्यर हों या बाद के जजमेंट्स हों, तो जो एकांतवास में सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस कारण के आप उसको एकांतवास में सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आप उसको नहीं रख सकते। तो चाहे वो सुनील बत्रा का केस हो, चार्ल्स शोभराज के केसेस हों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जेलों के अंदर ये सजा देने के लिए किसी कैदी को नहीं रखा जाता है। आपने उनकी लिबर्टी है उसको कर्टेल किया है। कर्टेल किससे किया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। तो कर्टेल कर लिया, वहां तक ठीक है, वहां उसको रिफॉर्म के लिए भेजा गया है। जेल जो है वो पनिशमेंट का स्थान नहीं है। तो आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के उसको अकेले उस तरीके से जो है अंधेरी कोठरी में रख करके, एकांतवास में रख करके आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते। यदि प्रताड़ित किया जाता है तो ये मानव अधिकारों का हनन है। इसी श्रेणी के अंदर हम यदि आगे जाते हैं तो हम देखते हैं हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, हैंडकफिंग। आपने कई सारे प्रकरण ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ी लगा करके उसकी बाजार से परेड निकाली जाती है ताकि लोग उसको देख सकें। और इस तरह से किसी भी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करना, उसको अपमानित करना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और ये स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए हथकड़ी के जो विरुद्ध है वो भी अधिकार जो है वो मिला हुआ है। हथकड़ी कतिपय जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज हैं कि जिनके बिना पार नहीं पड़ सकती, तो उसके लिए न्यायालय से विशेष अधिकार प्राप्त करने पड़ते हैं, तभी आप किसी को हैंडकफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप हैंडकफ नहीं कर सकते। हिरासत में हिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है
और हिरासत में हिंसा के विरुद्ध आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऊपर बहुत कठोरता से अपना रुख अपनाते हुए निर्णय लिए हैं। इसमें जस्टिस JS वर्मा का, चाहे नीलावती बेहरा का केस हो, जस्टिस आनंद का जो है दिया हुआ DK बासु का केस हो, आप देखिए हिरासत में हिंसा को लेकर के DK बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीके का एक तरह से जुरिस्प्रूडेंस उन्होंने इसमें प्रतिपादित किया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में व्यक्ति को लेते समय पुलिस को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें पूरे के पूरे उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। और DK बासु केस की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक थाना जो है, पुलिस स्टेशन है जो हमारे भारत में, वहाँ उस पुलिस स्टेशन के बाहर DK बासु केस की जो गाइडलाइंस जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की हैं उनको डिस्प्ले की जाए, उनको बाहर दिखाया जाए उसको सारा का सारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी हिरासत के अंदर जब हिंसा होती है तो मानवता शर्मसार होती है और जो सभ्यता का जो ध्वज है वो झुक जाता है उसके अंदर। तो जो देश जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ कानून का शासन हो, वहाँ हिरासत में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक बहुत बड़ा मानव अधिकार है। आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार मूलतः है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में था और शिक्षा का अधिकार जो है उसमें जो सतही जो सच्चाइयाँ थी, ग्राउंड रियलिटीज थी, वो बड़ी भिन्न थी। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के पास में शिक्षा के अधिकार की जब बात आई KP उन्नीकृष्णन के केस के कारण, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। और आप देखते हैं फिर कालांतर के अंदर भारत की संसद ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया, तो आज ये कानून बन गया। शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार जो है ये अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स है। तो लोगों को अपनी रोजी रोटी का अधिकार, अदरवाइज वो जिंदा कैसे रहेंगे यदि वो कमाएंगे नहीं, तो उनको अपने परिवार का पोषण किस तरीके से करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अपना एक मानव अधिकारों के रूप में इसको संज्ञा दी है। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि भोपाल गैस कांड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग जो है उस विभीषिका से प्रभावित हुए। उस त्रासदी के पश्चात जिन बच्चों ने जन्म लिया या उस धरती का जिन्होंने, जो पानी प्रदूषित हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गई, तो चाहे उन्होंने कृषि उत्पाद जो है उस प्रदूषित भूमि का खाया हो या उस प्रदूषित भूमि का उन्होंने जल पिया हो, तो कितने ज़्यादा संख्या में लाखों लोग उसके अंदर प्रभावित हुए। तो भारत जो है इस पीड़ा से, जब इस त्रासदी से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहा था, तो दिल्ली में जखीरा में ओलियम गैस का लीकेज होता है और MC मेहता केस में जस्टिस PN भगवती ने एक नए डॉक्ट्राइन की उन्होंने स्थापना की, प्रतिपादित किया नया डॉक्ट्राइन। क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को कि भारत का जो संविधान है वो कॉमन लॉ के ऊपर आधारित है। तो जब टोर्ट में जब कोई भी लाइबिलिटी आती थी, सिविल लाइबिलिटी के अंदर इस तरह के प्रकरणों में, तो रीलैंड और फ्लेचर केस जो है वो लिया जाता था कंसीडरेशन के अंदर फैसला देते समय। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को फंडामेंटल राइट ही नहीं बनाया आर्टिकल 21 के तहत, बल्कि उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। और उन्होंने कहा कि जो कोई हजार्डस सब्सटेंस को डील करता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इसके परिणामों को भी भुगते और उसको जो भी उसको मुआवजा देना है, जो भी कार्रवाई करनी है वो उसको करे। उसको किसी भी तरीके का कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन में बच के भागने का स्कोप ही खत्म कर दिया उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है अपने आप में जो है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पर्यावरण को इसको निकाल करके और वो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में लेकर के आए।
अगला है बेड़ियों में जकड़ने के लिए। आपने किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया, अब जेल में आपने उसकी बेड़ियां लगा दी, आपने उसका मूवमेंट जो है वो इतना दर्दनाक कर दिया कि वो जेल के अंदर रहने के बावजूद भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर रुख अपनाते हुए इसको मानव अधिकारों का उल्लंघन माना और इसमें कहा कि आप किसी को हिरासत में बेड़ियों में जकड़ करके नहीं रख सकते अनटिल कि कोई दूसरा कारण हो उसका। तो न्यायालय के पूरे एक तरह से संरक्षण के अंदर ये आ गया और अपने हिसाब से कोई भी जेल का अधिकारी या जो भी हिरासत है जो राज्य द्वारा बनाई हुई है उसमें आप जकड़ करके नहीं रख सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे यहाँ फ्री लीगल एड जो है उसको भी मानव अधिकार के रूप में माना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। कुछ गंभीर किस्म के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों के अंदर विशेष न्यायालयों की स्थापना के द्वारा त्वरित न्याय को आज सुनिश्चित किया जाता है। जिस भी व्यक्ति के पास में संसाधन नहीं है, जो अपना एडवोकेट या वकील नहीं कर सकता, उनको निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ह्यूमन राइट्स माना है। चाहे वो निःशुल्क विधि की सहायता हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा त्वरित न्याय हो, तो इनको मानव अधिकारों के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इनको माना है। तो ये जिस तरीके के जो ये अधिकार हैं, आप ये देखेंगे कि बड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं। और मानव अधिकारों के हम जूरिस्प्रूडेंस की यदि हम बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये मानव अधिकारों के जो अभिन्न अंग हैं उनके अंदर ये समाहित हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत की संसद ने 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, यह अपने आप में एक स्वायत्त शासी, एक निष्पक्ष यानी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि या तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, वो ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की पात्रता रखते हैं। मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में एक महिला का होना कानूनन यानी विधि के अनुसार आवश्यक है। एक सदस्य वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, दूसरे सदस्य वो होंगे जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों, और बाकी के सदस्य वो होंगे जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में बहुत उनके पास में एक्सटेंसिव वास्ट यानी उनके पास में बहुत ज्ञान हो, अनुभव हो उनके पास में बहुत बड़ा। तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं वो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उसको उसके लिए चयन की प्रक्रिया के लिए जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब अध्यक्ष को और सदस्यों को इनका चयन कैसे होता है, तो इनके लिए एक चयन समिति होती है और इस चयन समिति का यदि आप अवलोकन करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल हाई पावर कमेटी है जो इनका चुनाव करती है। अब इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस चयन समिति के सदस्यों में जो बाकी सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री होते हैं, राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता होते हैं
लोकसभा में विपक्षी दल के नेता भी इसके सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति है वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो इन 6 लोगों की यानी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, ये 6 सदस्यों की जो चयन समिति होती है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन और सदस्य यानी मेंबर्स की जो नियुक्ति है उसको, नियुक्ति की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जब ये चयन समिति इनका चयन कर लेती है तो इनकी जो नियुक्ति के आदेश हैं, उस नियुक्ति के आदेश को वारंट भी बोलते हैं, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष जो है वो प्रोटोकॉल में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य जो हैं उनको प्रोटोकॉल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर उनको प्रोटोकॉल में स्थान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके समकक्ष जो पद है जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पद को धारित करते हुए और अपने जो कार्य जो है मानव अधिकार के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए उस कार्य को संपादित करते हैं। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनात्मक ढांचा है, उसमें अध्यक्ष और सदस्यगण जो हैं, इसके अलावा एक इसमें महासचिव होते हैं जिसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार के जो सचिव होते हैं उसके समकक्ष होते हैं, सर्विंग आईएएस ऑफिसर। वो ही जो सचिव समकक्ष जो अधिकारी हैं भारत सरकार में, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ही महासचिव बन सकते हैं। अब इन महासचिव के तहत जो है मुख्य रूप से हम 5 विभागों को विभाजित कर सकते हैं। इसमें एक तो हो गया लॉ डिवीजन जो विधि विभाग है, इसके मुखिया जो होते हैं वो रजिस्ट्रार लॉ होते हैं। जैसे मैं अपना परिचय बता रहा था, तो जैसे विधि विभाग में जैसे रजिस्ट्रार लॉ हैं तो उनके फिर बाद में जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ आता है जिस पद के ऊपर मैं कार्यरत था। उसके बाद में डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ होते हैं और बाकी फिर नीचे के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और स्टाफ होते हैं, तो इनसे लॉ डिवीजन बनता है। फिर होता है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन यानी अन्वेषण विभाग। अब अन्वेषण विभाग के इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के जो मुखिया होते हैं वो डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी वो अधिकारी जिनको सरकार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद जो है उसके समकक्ष हो, उस पद के ऊपर वो आसीन हो, तो वो ही इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्य करते हैं। तीसरा जो विभाग आता है वो प्रशिक्षण का विभाग आता है, ट्रेनिंग डिवीजन का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो कार्य हैं उसमें ट्रेनिंग भी समाहित है। अब वो ट्रेनिंग विभिन्न विभागों की भी होती है, छात्रों के लिए इंटर्नशिप्स की भी होती हैं, चाहे वो विंटर में इंटर्नशिप्स हों, समर में इंटर्नशिप्स हों या पीरियोडिकल इंटर्नशिप्स हों। तो ट्रेनिंग जो है ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस का। तो इस ट्रेनिंग डिवीजन को के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग जो हैं वो डेडिकेटेड होते हैं ट्रेनिंग डिवीजन को देखने के लिए। फिर प्रशासनिक विभाग है, जितने अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्य करते हैं, उनकी सेवा संबंधी जितने भी कार्यवाहियां हैं उनको देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होता है और जिसको सेक्रेटरी जनरल के अंडर में हेड करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, वो होते हैं इसके अंदर। इसी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में एक कोऑर्डिनेशन सेक्शन भी होता है जिसके लिए एक डेडिकेटेड अंडर सेक्रेटरी होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस या जो डिफरेंट जो वर्ल्ड बॉडीज हैं, चाहे एशिया पैसिफिक फोरम फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हों या यूनाइटेड नेशंस के हों, तो कोऑर्डिनेशन जो सेक्शन होता है इससे उनके साथ में संपर्क जो है वो साधा जाता है, वो इसके थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाता है। अगला जो डिवीजन है वो है रिसर्च डिवीजन।
मानव अधिकार के विभिन्न क्षेत्र, उनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो शोध कार्य भी संपादित करता है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो, बॉन्डेड लेबर हो, माइग्रेंट वर्कर्स हों, प्रिजन मैटर्स हों, मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, दुनिया भर के जो जितने इश्यूज हैं उनके ऊपर जो रिसर्च डिवीजन है वो डेडिकेटेड तरीके से इन विषयों के ऊपर अपना कार्य करता है। विधि विभाग की जब हम बात कर रहे थे तो विधि विभाग में क्या होता है कि जब कोई भी परिवाद आता है, उस परिवाद की जो सबसे पहली जो स्क्रूटनी होती है तो विधि विभाग करता है। विधि विभाग ही वो विभाग है जो परिवादों को, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जितने भी परिवाद आते हैं उनको विधि विभाग जो है उनकी स्क्रूटनी करता है और माननीय आयोग के सम्मुख, यानी आयोग का मतलब अध्यक्ष और सदस्य, उनके सम्मुख जो है इन परिवादों को आगे की कार्यवाही के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है। और बाद के भी जो उसके जो जब तक वो प्रकरण जो पूरा कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक विधि विभाग और आयोग उन परिवादों को डील जो है वो आपस में करता है। अन्वेषण विभाग का इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको आईज एंड ईयर्स ऑफ द कमीशन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई प्रकरणों में परिवाद प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया ये पाता है, यदि पाता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सीधे इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को डायरेक्शन देता है कि आप जाइए और फील्ड में स्पॉट इन्वेस्टिगेशन कीजिए। या यदि राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और आयोग यदि उस रिपोर्ट की सत्यता पे से संतुष्ट नहीं है, या आयोग ये चाहता है कि सतह के ऊपर हालात क्या हैं, क्या क्या हुआ होगा, उन चीजों की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को डायरेक्शन देता है कि आप जाइए और इन्वेस्टिगेशन करके आइए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजी इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होते हैं, उनके जो मातहत अधिकारी होते हैं, चाहे वो डीआईजी हों, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो, ये सब अनुभवी अधिकारी होते हैं जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से आते हैं, जिनको इनका अनुभव होता है। यहाँ मैं बीच में आपको एक बात और बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रतिनियुक्ति पे उन्हीं अधिकारियों को लिया जाता है जिनका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग हो। तो उज्जवल छवि वाले अधिकारियों को यहाँ लिया जाता है। तो ऐसी उज्जवल छवि वाले जो इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के जो ऑफिसर्स हैं वो माननीय आयोग के आदेश से जाकर के और फील्ड में अपना इन्वेस्टिगेशन जो है उस इन्वेस्टिगेशन के कार्य को संपादित करते हैं। तो जहां रिपोर्ट की सत्यता की बात हो या प्रथम दृष्टया हो, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जो है वो माननीय आयोग के निर्देशों पर जाकर के जांच करता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो माननीय आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो दो तरीके से चलता है, नोटिस दिया, नोटिस का जवाब आया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, या स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करके आया, टीम ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद में फिर आयोग ने अपनी कार्रवाई की। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो डिवीजन्स हैं कमीशन के, वो माननीय आयोग को अपने कार्य संपादित करने में अपनी महती भूमिका जो है उसका निर्वहन करते हैं। अब आयोग के यदि हम कार्यों पे यदि हम पाते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्य करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सुओमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओमोटो कॉग्निजेंस किससे? इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से, जिसको स्वतः संज्ञान बोलते हैं। तो आयोग अपने आप में स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर सकता है, या पीड़ित की ओर से आयोग को कोई परिवाद मिलता हो या पीड़ित की ओर से किसी दूसरे के द्वारा यदि परिवाद प्राप्त होता हो जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात हो, अथवा जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोक सेवक हैं, उन्होंने उस उल्लंघन को रोकने के अंदर वो विफल रहे हों, तो इस तरह के परिवाद जब मानव अधिकार आयोग को जब मिलते हैं तो उन परिवादों के वो संज्ञान लेता है और जांच कर सकता है। जांच कैसे कर सकता है इसके बारे में हम जो है चर्चा कर चुके हैं।
अगला महत्वपूर्ण जो कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है वो यह है कि मानव अधिकार आयोग जो है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो प्रकरण हैं, वो प्रकरण यदि कोर्ट में भी यदि चल रहे हैं तो उन कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर एनएचआरसी पार्टी बनके उस कोर्ट की सहमति से उन इंटरवीन कर सकता है। प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है पुलिस रिफॉर्म्स पे, वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो इस तरह से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपना कार्य जो है प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कटिबद्ध है अपना कार्य करने के लिए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।